हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज फिर हम आपके बीच जीएस का एक टॉपिक चंद्रमा को लेके आए हैं। आज हम लोग देखेंगे चंद्रमा से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु। चंद्रमा जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और इससे भी बहुत सारे पॉइंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं। तो क्या क्या पॉइंट बनते हैं, चलिए इस बात को आज हम लोग देखते हैं। चंद्रमा, मेरे दोस्त, पहली बात कि जो चंद्रमा है यह एक उपग्रह है। उपग्रह जिसे अंग्रेजी में सब प्लैनेट भी कहा जाता है, सब प्लैनेट। तो आखिर उपग्रह किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कि उपग्रह हम उसे कहते हैं जो अपने संबंधित ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के साथ साथ जो है यह सूर्य के सन के चारों ओर भी चक्कर लगाए। फिर से, उपग्रह संबंधित ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ जो है सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आगे की बात करेंगे। चलिए पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। चंद्रमा का जो है सतह का अध्ययन या चंद्रमा का अध्ययन कहिए सेलेनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कहते हैं। यानी चंद्रमा का जो अध्ययन है यह सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पॉइंट नंबर 1। आगे की बात करेंगे तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन? तो आपका आंसर होगा चंद्रमा। नहीं, आगे की बात करेंगे तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीव के कुछ अंश हैं जिस कारण चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह? चंद्रमा कैसा ग्रह हो गया? जीवाश्म ग्रह, फॉसिल प्लैनेट है। तो ये उपग्रह, ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं कि जीवाश्म उपग्रह है, उपग्रह। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, कहिएगा चंद्रमा तो उपग्रह है। नहीं, आपके माइंड में यही चलेगा, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल इसी को टिक आउट करना है। चंद्रमा को ही जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है और वायुमंडल यहाँ नहीं होने के कारण जो है चंद्रमा पर जीवन का संभावना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इस प्रकार से चंद्रमा पर जीवन की संभावना और क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर जो है दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। अब सोचने वाली बात यह है
कि दिन में जो है आप पानी के 100 डिग्री में जल उबल जाता है, खौल जाता है हमारी भाषा में, है। तो दिन में आप जो है जल की तरह उबल जाइए और रात्रि में जो है फ्रीज बन जाइए -180 डिग्री। क्या यहाँ जीवन सरवाइव कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर जीवन है तो बिल्कुल नहीं। नहीं, किस कारण से नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत अंतर है। आगे की बात करें तो चंद्रमा तो जीवाश्म ग्रह है ही, इसका पृथ्वी से रिलेशन जरा देखा जाए। पृथ्वी का जो है यह 1/4 भाग का है, यानी पृथ्वी का 1/4 भाग चंद्रमा है। उसी प्रकार जो है इसका जो व्यास है 3474 किलोमीटर है। कितना है ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे पृथ्वी का कितना भाग है? 1/4 भाग है। अगर हमारे पृथ्वी के अनुसार बात किया जाए तो हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग चंद्रमा का द्रव्यमान है। कितना? 1/81 भाग किसका? हमारे पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान है। नहीं, ये क्या है? साइज है, आकार है, या रेडियस भी कह सकते हैं आप कि रेडियस भी 1/4 है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका 1/6 भाग चंद्रमा के पास ग्रेविटेशनल फोर्स पावर है। 1/6। कौन सा पावर? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके अनुसार? हमारे पृथ्वी के अनुसार। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 600 किलो का है तो कोई बात नहीं, वह गलत ग्रह पर है। उसे बताइए कि आप चंद्रमा पर चले जाइए, आप ज़्यादा वजन के व्यक्ति नहीं हैं। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का जिसके कारण आप ज़्यादा दिख रहे हैं। आप चंद्रमा पे चले जाइए, कितना हो जाइएगा? मात्र आप 100 किलो का तो आदमी है। नहीं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बस हम आपको समझाने के लिए बताया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये सत्य है कि हमारा वजन अगर यहाँ पर 60 किलो है तो वहाँ जाकर के चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलो। कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चंद्रमा पर कम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, और वायुमंडल भी वहाँ पर नहीं है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो तो चलने में जो है हमें क्या होगी? कठिनाइयाँ हो सकती है। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि वहाँ वायुमंडल नहीं है जिस कारण से वहाँ ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ना है कि मन हुआ चंद्रमा पर घूमने का, प्लान बनाए और चल दिए और डीजे लेके गए, वहाँ डीजे बजाए, तो कोई फायदा नहीं, नागिन डांस नहीं होगा। काहे? तो आपको सुनाइए नहीं पड़ेगा। नहीं, तो वही बात है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या नहीं सुनाई पड़ता है? ध्वनि, आवाज सुनाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आगे की बात करें तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगाती है। कितना दिनों में? लगभग 27.5 दिनों में हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि 27.5 दिन में एक चक्कर लगाए तो पृथ्वी भी तो घूम रही है, वो रुकी हुई थी ऐसे कि हम भाई आप हमारे चक्कर लगाइए हम रुके हैं। भाई पृथ्वी को तो भी घूमना है, सूरज का चक्कर लगाना है। तो 27.5 दिन तक जब तक ये घूमता तब तक पृथ्वी जो है थोड़ा सा और आगे निकल जाती है। तो पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाने में जो है 2 दिन इसे और अधिक लग जाता है। यानी कितना दिन लगता है? 29.5 दिन लगता है। 27.5 दिन वाले दिन को जो है हम लोग चंद्रमास कहते हैं, और 29.5 दिन में जो चक्कर लगाता है हमारे पृथ्वी का चंद्रमा उसे हम लोग नक्षत्र मास कहते हैं। तो यह भी आपका क्लियर हो गया कि चंद्रमास क्या है। तो 27.5 दिन में जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो चंद्रमा लगाती है उसे चंद्रमास कहते हैं, और जब 29.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे नक्षत्र मास कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। एक बात और, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण काल यानी अपने अक्ष पर जो घूमने का काल है और
पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने का काल है चंद्रमा का, तो घूर्णन और परिक्रमण काल जो है चंद्रमा का दोनों समान है। घूर्णन परिक्रमण किसका? चंद्रमा का, दोनों समान है। अब जब दोनों समान है तो भाई हम अपने पृथ्वी पर से इसको पूरी तरह से कभी देख पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। कितना प्रतिशत भाग को देख पाएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के कितना प्रतिशत भाग को हम लोग देख पाते हैं, तो मात्र 57% भाग को जो है चंद्रमा के हम लोग देख पाते हैं, 57% भाग। और कितना नहीं देख पाते हैं तो ऐसा नहीं कह देना है 57, 100 माइनस 57 तो कितना? तो 43। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना प्रतिशत भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं, तब आंसर आपका होगा 41। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इतना भाग को हम लोग क्या कर पाते हैं? स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आगे की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि जिस भाग को हम लोग देख रहे हैं वो तो सही है, जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं वो क्या है? आखिर वो क्या है? तो जिस भाग को हम लोग नहीं देख पाते हैं, यानी उस भाग को हम लोग अंधेरा भाग कह सकते हैं। और अंधेरे भाग की बात करें तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। और इस भाग की फिर बात करें तो जो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, पूरी तरह से अंधकारमय है, उस जगह को हम लोग शांति सागर कहते हैं। ऐसा नहीं समझ जाना है शांति सागर तो सर पानी वाला जो है समुद्र है, नहीं, बिल्कुल पानी वाला समुद्र नहीं है। वो भाग हमें नहीं दिखाई पड़ता है, अंधेरा भाग है, इसका नामांकन किया गया है कि यह शांति सागर है। और इसी के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली थी चंद्रयान 2 से, किंतु वह विफल रहा। चंद्रयान 2 का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, ओपन कीजिए और देखिए। और हाँ, हमें लगता है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तभी आप शेयर नहीं करते। अरे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सर के लिए शेयर तो होना ही चाहिए। शेयर जरूर कीजिए दोस्तों को, हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, बहुत खुशी होगी हमें देख के। चलिए तो आगे चलते हैं। तो शांति सागर आपको समझ में आ गया होगा क्या है, इस प्रकार से। और जो 57% हमें दिखाई पड़ता है, उसमें भी देखते हैं कुछ ऐसे 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 लगता है पहाड़ है, नहीं, काला धब्बा है। लोग कुछ और उसका अर्थ निकाल देते हैं। सूरज में दाग है तो चांद में, सूरज में आग है तो चांद में दाग है, उस तरह से बहुत सारा चीज बोल दिया जाता है, नहीं, शायरी वगैरह भी बहुत बने हैं। तो भाई वह दाग नहीं है, वह सच में एक पर्वत है। जो हमें दिखाई पड़ता है इस भाग में, वह क्या है? एक पर्वत है जिसका नाम है लिबनिटीज पर्वत। आप सोच सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 35,000 फीट है, यानी किलोमीटर में अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी मीटर में अगर पूछा जाए तो 10,668 मीटर ऊंचा है। 8,848 मीटर जो है, या 8,850 मीटर हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इससे भी सोच लीजिए ऊंचा पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर है। सोच सकते हैं? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चांद में जो है दाग है या सूरज में आग है। सूरज में आग है लेकिन चांद में दाग नहीं, बल्कि पर्वत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान पे रखेंगे, लिबनिटीज पर्वत जो है चंद्रमा पर स्थित है। आगे की बात करें तो चंद्रमा के बारे में देखा जाए तो हमारे पृथ्वी से 3,84,668 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कितना? 3,84,668 किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारे पृथ्वी से या ऊपरी भागों में स्थित है, नहीं, तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। आगे फिर बात करेंगे तो चंद्रमा
चंद्रमा जब हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक जब आ जाए, क्या हो जाए? जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाए तो चंद्रमा जो है 14% अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है और 30% जो है अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? 30% जो हम लोग प्रत्येक दिन देखते हैं उससे भी ज्यादा चमकीला और 14% बड़ा दिखाई पड़ता है। कब? जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो उस स्थिति को जो है हम लोग सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून। और जब एक माह में यानी कि 31 डेज में, एक महीना में जब 2 पूर्णिमा हो जाए, कितना पूर्णिमा? 2 पूर्णिमा हो जाए, यानी एक महीना में 2 फुल मून दिखाई पड़े, तब हम लोग उसे ब्लू मून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लू मून। तो आपका क्लियर हो गया होगा ब्लू मून क्या है? कुछ नहीं, एक माह में 2 पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहा जाता है। और जब ब्लू मून होता है तो हमारे पृथ्वी पर इसका प्रकाश भी पहुंच पाता है। कितना समय में? चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड, कितना? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। तो यह भी है। अब कहिएगा चंद्रमा का प्रकाश तो आपने बोला सर है ही नहीं, तो मेरे भाई सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से जो है टकराता है, टकराने के बाद जो है वही प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर मुड़ जाता है। नहीं, जिस प्रकार हमें चांदनी रात दिखाई पड़ती है, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 1.3 सेकेंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश कहाँ पहुंच गया? पृथ्वी पर पहुंच गया। आगे बात करेंगे तो चंद्रमा का पता लगाने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले एक सैटेलाइट भेजा गया, अपोलो 11। कितना? अपोलो 11। कुछ लोग कहते हैं अपोलो 2, इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, तो कुछ लोग कह देते हैं अपोलो 2 है। नहीं, अपोलो 11 है, 1 है, नहीं। और इसे 16 जुलाई 1969 को भेजा गया और 25 जुलाई 1969 को जो है यह चंद्रमा पर पहुंच गया, जिसमें जो है अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था, नासा का बहुत बड़ा योगदान था, और उसके द्वारा जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमंड एल्ड्रिन, नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमंड एल्ड्रिन को अपोलो 11 के द्वारा भेजा गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर एडमंड एल्ड्रिन। पहले व्यक्ति कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहा जाता है इन्होंने जाकर जो है अमेरिका का फ्लैग जो है वहां फहराया था। अब ये सत्य है या गलत कुछ कह नहीं सकते, जैसा कि हमने बताया यही है कि यहाँ वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल है ही नहीं तो फ्लैग जो है लहरेगा कैसे? अब ये तो सोचने वाली बात है, जो बात है रहने दीजिए। बस आपको ये जानना है कि ये गए थे और आए थे, नहीं कुछ लोग इसको मिथ्या बताते हैं। तो चलिए इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स देखे, और सभी का सभी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको इस वीडियो में और भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं उसका रिप्लाई तुरंत देता हूँ। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, सर इस प्रश्न का आंसर क्या है। आप बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपको आज़ादी है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।